दोस्तों कर्नाटक प्रदेश का एक दुमकू जगह पड़ती है। दरअसल वहां का रहने वाला एक देवराज व्यक्ति होता है जो कि बेंगलोर के अंदर गोलगप्पे की अपनी रेवो रेड़ी लगाता है। और दोस्तों 4 जून 2025 की शाम लगभग 5:30 बजे के आसपास पुलिस का उसके पास में फोन पहुंच जाता है। पुलिस कहती है कि जितनी जल्दी हो सके आप हॉस्पिटल पहुंच जाए और तुम्हारी यहाँ पर बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि पुलिस का आदेश था और वो यहाँ पर टाल नहीं सकता था। एक दो साथियों को लेकर वो सीधा हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। वहां जाकर कहता है कि साहब मेरे पास पुलिस का फोन आया था और पुलिस वाले यहाँ पर कहते हैं कि सीधा मोर्चरी में चले जाओ। और वहां जाकर देखा कि क्या तुम यहाँ पर किसी को जानते हो, पहचानते हो। वो आदमी समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर यहाँ पर पुलिस उससे ऐसा क्यों कह रही है, वजह यहाँ पर क्या है। तभी एक सिपाही है उसे अपने पास लेके जाता है, मोर्चरी के अंदर मुर्दा घर में लेकर जाता है और वहाँ पर 11 लाश रखी हुई थी। 11 लाश को दिखाता है और दिखाने के बाद कहता है कि तुम इसमें से किसी को पहचानते हो। देवराज एंटी व्यक्ति जो नामक होता है वो एक एक लाश को देखना शुरू कर देता है और जैसे ही एक अंतिम लाश के पास वहाँ पर पहुँचता है उसकी चीखें निकल जाती, चिल्लाने लगता है, रोने लगता है और रोते रोते कहता है कि साहब इसके साथ कुछ भी मत करना, पोस्टमार्टम वगैरह आप कुछ भी मत करना और इसे आप चीरना मत, फाड़ना मत। इस तरीके की वो बातें वहाँ पर करने लगता है। उसे रोका जाता है, वहाँ पर उसको समझाया जाता है और उससे पूछा जाता है आखिर कौन है ये। वो कहता है कि साहब ये मेरा बेटा है और मैं गोलगप्पे की दुकान भले ही चलाता हूँ लेकिन मैंने कभी भी ऐसे अपने पास नहीं बुलाया, काम नहीं करने दिया मैंने इसे और मैं चाहता था कि ये पढ़ लिख के एक बड़ा इंसान बन जाए, बड़ा आदमी बन जाए और मैं नहीं चाहता था कि छोटा मोटा काम करे। और आखिरकार इसके साथ क्या हुआ है। रोता हुआ चीखता हुआ जब वो ये बात कर रहा तो पीछे से एक आवाज आती है कि सरकार ने 10 लाख रुपए की मुआवजे की घोषणा भी कर दी है। बस इतना था कि उस गरीब आदमी को यहाँ पर इतना गुस्सा आता है और वो गुस्से से यहाँ पर कहता है कि मैं आपको 50 लाख रुपए यहाँ पर देने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको 1 करोड़ रुपए तैयार हूँ, क्या तुम मेरे बेटे को वापस ला सकते हो। दरअसल उस 11 लाशों में एक लाश थी मनोज कुमार की। दरअसल वो जो लाश थी वो यहाँ पर आखिर क्यों आई है, यहाँ पर इसकी पूरी कहानी क्या है, वो मैं सारी आज आपको बताऊंगा। ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वजह क्या हुई थी। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, मैं इमरान मलिक। दोस्तों आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ, जो आज की जो सच्ची घटना बताने वाला हूँ, ये सच्ची घटना दोस्तों शुरू होती है 18 अप्रैल 2008 की ये बात है। दोस्तों कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अंदर एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर दोस्तों एक मैच खेला जाता है और मैच होता है 20-20 ओवर का। जैसे आमतौर पर मैच खेले जाते हैं उसके अंदर 2 टीमें होती थी, उसमें एक टीम होती है केकेआर और दूसरी टीम बताई जाती है वो थी आरसीबी, चैलेंजर बेंगलुरु। ये 2 टीमें होती हैं और इन दोनों टीमों के बीच में कड़ा मुकाबला होता है और कड़े मुकाबले में केकेआर यहाँ पर जीत जाती है और आरसीबी की यहाँ पर हार होती है। यानी कि जो विराट कोहली वाली टीम थी वो हार जाती है और उसके बाद में यहाँ से एक खेल क्रिकेट का एक ऐसा शुरू हो जाता है कि कम समय में उसका ज्यादा लुत्फ उठाया जाए और उसका नाम रखा जाता है आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग। और यहाँ से इसकी शुरुआत हो जाती है और यहाँ से अलग अलग टीमें बनाई जाती हैं और जगह जगह पर ये इसके मैच कराए जाते हैं। और पूरे देश ही नहीं और दुनिया के अंदर मुल्क हैं जहाँ क्रिकेट खेला जाता है, जहाँ क्रिकेट को प्यार करते हैं, वह वो भी इसका लुत्फ लेने लगे। लेकिन धीरे धीरे वक्त आगे ऐसा बढ़ने लगता है और आरसीबी की जो जीत है वो नहीं हो पाती। पहला मैच वो हार जाती है और उसके बाद वक्त आगे बढ़ता है। साल 2009 की ये बात आ जाती है, वो फाइनल में पहुंच तो जाती है लेकिन फिर भी हार जाती है। साल 2000 में भी फाइनल में पहुंचती है लेकिन फिर भी वो टीम हार जाती है। साल 2016 के अंदर भी आरसीबी जाती है, फिर भी वो आरसीबी फिर भी हार जाती है। अब बात आती है 3 जून 2025 की। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर आईपीएल का फाइनल मैच खेला जा रहा था और ये जो फाइनल मुकाबला था, ये फाइनल मुकाबला आरसीबी और पंजाब किंग्स के बीच में, इन दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला था और महज 6 रन से पंजाब की टीम है वो इस मैच को हार जाती है और आरसीबी यहाँ पर अपना मैच जीत जाती है। 18 साल का जो ये सूखा था, 18 साल का सूखा खत्म होने के बाद जब ये आरसीबी की जो टीम है ये जीत जाती है मैच, तो जाहिर सी बात है इसका जश्न होना था। इसकी टीम का जो कद्दावर जो खिलाड़ी हैं उनका नाम है विराट कोहली और पूरी दुनिया उसको जानती भी है क्योंकि जितने वो बेहतरीन खिलाड़ी हैं। और जैसे ही ट्रॉफी उनके हाथ में आती है मैच जीतने के बाद, उसके बाद वो रोने लगते हैं और रोने की जो आंसू थे वो सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल होने लगते हैं कि कैसे आरसीबी की जीत हुई। और साथ ही मीडिया की हर एक हिस्से में हर जगह जश्न मनाया जा रहा था। और जैसे ही ये बात बेंगलुरु तक पहुंचती है वहां पर हर जगह आरसीबी के नारे लग रहे थे, आरसीबी जिंदाबाद, आरसीबी के नारे लग रहे थे। और आखिरकार लोग रात भर झूमते रहे और 1500 से ज्यादा पुलिस वाले अब सुरक्षा के अंदर वहां पर जुट जाते हैं। जगह जगह ऐसा ना हो कि कहीं कोई बात खराब ना हो जाए, कहीं कोई भगदड़ ना मच जाए, कहीं कोई असामान्य घटना ना हो जाए। पुलिस वाले रात भर उनकी खुशी में यहाँ पर शामिल होते हैं और ऐसी कोई अप्रिय घटना से बचने की कोशिश
कर रहे थे। अब इसी बीच में आरसीबी की जो प्रबंधन कमेटी होती है उसने एक ऐलान कर दिया, हम एक विक्ट्री जुलूस निकालेंगे और विक्ट्री जुलूस बेंगलुरु के अंदर विधान सौदा से लगभग 1 किलोमीटर दूर एम चिन्नास्वामी स्टेडियम तक ये जाएगा। और ये अपील करते हैं वहां पर कि अगर कोई भी इसके अंदर शामिल होना चाहता है, जो हमारी अपनी जो वेबसाइट है आरसीबी की वेबसाइट, वहां पर आपको बिल्कुल फ्री निःशुल्क पास मिल सकता है। आप वहां पर जाइए, ऑनलाइन आप आवेदन करिए और उसके बाद आप हमारे इस विक्ट्री विजन के अंदर आप शामिल हो सकते हैं। खुशी की जो रैली होगी उसमें शामिल हो सकते हैं। बस इतना कहना था। जो क्रिकेट प्रेमी थे वो पूरी तरीके से खुश हो जाते हैं कि आरसीबी की वेबसाइट पर लोग पास मिल जाएंगे और उसको हासिल करने के लिए वहां पर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। और इतने लोग वेबसाइट को खोल देते हैं कि पूरी जो वेबसाइट है वो क्रैश हो जाती है। कुछ लोगों को 35,000 की क्षमता वाला जो स्टेडियम होता है, जहाँ बताया जाता है, जहाँ पर एक स्वागत समारोह होता है और आरसीबी की जो टीम है उसके स्वागत के लिए यहाँ पर बड़े अच्छे से इंतजाम भी किए गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को ये भी यह महसूस होने लगा था कि कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी। और ये महसूस इसलिए होने लगा था कि जैसे कि लोगों को ये जानकारी मिल गई थी यहाँ पर कि लगभग 1 किलोमीटर के पास विक्ट्री का जो जुलूस है वो निकाला जाएगा, तो खिलाड़ी खुली हवा में उसके ऊपर रहेंगे और वहां पर दूर से खिलाड़ियों को देखा जा सकता है। उनके साथ फोटो लेने की कोशिश कर सकते हैं, उन्हें अपने कैमरों में कैद कर सकते हैं, उनके साथ विक्ट्री साइन है वो हम बना सकते हैं, जो लम्हा है उसको हम जी सकते हैं। क्योंकि 18 साल के बाद एक जो सूखा था वो बेंगलुरु के अंदर खुशी आई थी। लोग ये सोचते हैं उसके बाद बस, ऑटो, जितने भी जो ट्रेवल वाले सामान होते हैं, जो बाइक, स्कूटर, बस, गाड़ी, जैसा जिसका यहाँ पर मौका लग रहा था वैसे वैसे जो लोग हैं वो इस स्टेडियम की तरफ आगे बढ़ रहे थे। इतना ये लोग आगे बढ़ जाते हैं कि उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग वहां पर आ जाएंगे। जब उम्मीद नहीं थी तो पुलिस अंदाजा लगा लेती है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर घटना घट सकती है। सीधा वो आरसीबी टीम के पास जाते हैं, जो मैनेजमेंट कमेटी होती है उसके पास जाते हैं। 4 जून 2025 की सुबह की 11 बजे के आसपास की ये बात है। उनसे कहा जाता है कि जो आपकी विक्ट्री जुलूस है बस इसे आप ना निकालिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी घटना घट सकती है। जगह जगह सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ऐलान कर दिया गया कि कोई विक्ट्री जुलूस नहीं निकाला जाएगा। जिनके जो पास हैं, जिन लोगों ने पास खरीदे हैं, जिन लोगों ने पास हासिल करे हैं, वही स्टेडियम में शामिल हो सकते हैं। ज्यादा भीड़ यहाँ पर ना आए। लेकिन देखते ही देखते जो आरसीबी की जो टीम के फैन थे, चाहने वालों के लिए खूब कोशिश यहाँ पर की जा रही थी। लेकिन धीरे धीरे करके पहले 50,000, फिर 1 लाख, फिर उसके बाद 1.5 लाख, उसके बाद लगभग 2 से 2.5 लाख लोगों तक की जो संख्या थी वो वहां पहुंच जाती है। पैर रखने की भी वहां पर जगह नहीं थी। कई किलोमीटर तक वहां पर सर ही सर दिखाई दे रहे थे। इसी टाइम आरसीबी की जो टीम होती है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरो लिमिटेड, वहां पर जाकर वो उतर जाती है और वहां से वो बस पकड़ते हैं। लेकिन जो बस होती है वो खुली नहीं होती है और इस बस के अंदर सारे खिलाड़ी बैठे हुए होते हैं और विधान सौधा से जाने वाली जो बस होती है उसको वहां पर पकड़ लिया जाता है। और आखिरकार जिस गली, चौराहे, नुक्कड़ पे अगर देखा जाए, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे एयरपोर्ट हो, हर जगह पर हजारों की संख्या में आरसीबी के नारे लगाए जा रहे थे। आरसीबी के लिए तमाम भीड़, वहां पर लगभग 2.5 लाख से ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठे थे। और इसी बीच में जो मेट्रो थी वहां पर वो भर भर के इकट्ठा होकर चल रही थी और प्रशासन कह रहा था कि वहां पर कंबन पार्क था, वहां पर ना रोका जाए। डॉक्टर भीमराव स्टेशन है, वहां पर भी ना रोका जाए, क्योंकि इतनी संख्या में लगातार वहां पर लोग थे और उन्हें आगे रोक दिया जाए। लेकिन उतारने से कोई फायदा यहाँ पर नहीं हो रहा था। लोगों को अच्छा खासा वक्त मिल रहा था और वक्त मिलते मिलते जो स्टेडियम के पास में जो पहुंच रहे थे वहां पर भीड़ लग गई थी। 3:30 बजे का यहाँ पर समय हो जाता है और जैसे ही स्टेडियम के प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनको लगता है कि ऐसा ना हो कि जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। जितने भी जो गेट होते हैं स्टेडियम के, वो हर एक स्टेडियम के गेट को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है। अब ऐसी स्थिति में जिनके पास पास थे वो तो अंदर घुस रहे थे, जिनके पास पास नहीं थे वो भी अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे और यहीं पर ही भगदड़ मचनी शुरू हो जाती है। पुलिस यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लाठियां मांझने की कोशिश करती है, लेकिन जो भीड़ थी वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अब इतनी भगदड़ यहाँ पर मच जाती है कि वहीं पर नाले के ऊपर जो स्लैब बने होते हैं वो स्लैब टूटकर नीचे गिर जाता है। कई लड़के जो युवा होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, उसके अंदर गिर जाते हैं। अब लोग अपनी अपनी जान बचाने की वहां पर कोशिश कर रहे थे। कोई इधर भाग रहा था, कोई उधर भाग रहा था, कोई पैरों के तले वहां पर दबना शुरू हो जाता है, क्योंकि लोग वहां पर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे और किसी का वहां पर दम घुटना शुरू हो जाता है। जहां पर संख्या लगभग बढ़कर 3 लाख के आसपास हो जाती है और उस स्टेडियम के अंदर लगभग 35,000 की क्षमता ही हो पाएगी। अब जितने लोग यहाँ पर ज्यादा आएंगे उसमें दिक्कत हो जाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ पर नहीं चल सकते हैं। इसीलिए स्टेडियम का गेट बंद कर दिया जाता है और पुलिस प्रशासन पहले ही आगाह कर देता है। लेकिन आरसीबी का जो मैनेजमेंट होता है उनसे कहा जाता है कि कई खिलाड़ी विदेशी हैं और उनको आज या कल के
अंदर वापस निकलना है और इसलिए हम ये अब नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। वो पुलिस प्रशासन यहाँ पर कहता है कि ये जो जुलूस है, आप एक काम कीजिए, आने वाले 8 जून को आप ये निकाल लीजिए। 4 जून को लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है, बहुत ज़्यादा लग रहा है कि वो काबू नहीं कर पाएंगे। वो खिलाड़ियों से मिलना चाहते हैं, बातचीत करने चाहिए, उनको देखना चाहिए, बस आप रुक जाइए। पुलिस की मानी नहीं जाती, आरसीबी अपना कदम आगे बढ़ा देती है और ये जुलूस यहाँ पर नहीं निकाला जाता, बस से डायरेक्ट स्टेडियम पहुँच जाती है। स्टेडियम में भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, भगदड़ यहाँ पर मच जाती है और देखते ही देखते लगभग 47 लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जो घायल हो जाते हैं और 11 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो जाती है। कम से कम जो इनकी उम्र होती है वो 13 साल जो उम्र होती है सबसे कम, और अधिकतम 35 साल की उम्र होती है, और जितने भी थे सारे युवा और टीनेजर थे। और ये जो घटना है जब पूरे देश के अंदर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है तो 18 साल के बाद जो आरसीबी को खुशी का माहौल यहाँ पर मिला था वो कुछ ही देर में मातम में बदल जाता है, काफुर हो जाता है कि जब ये पता चलता है 11 लोगों की मौत हो जाती है। और जहां देखो वहां हर हिस्से में, जहां पर दुनिया के हर हिस्से में जहां पर क्रिकेट को पसंद किया जाता है, प्यार किया जाता है, देखा जाता है, फैंस तक जब ये न्यूज पहुंचती है, खबर वहां पर पहुंचती है तो लोग परेशान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। दरअसल यहाँ पर एक लड़की होती है दिव्यांशी, जो कक्षा 9 की छात्र होती है, जो उसकी उम्र 13 साल की होती है। वो चाहती थी कि जब विराट कोहली खुली हुई बस में आएंगे तो वो उसको देखना चाहेगी। अपनी माँ, अपनी चाची से वो कहती है, अपनी बहन से वो कहती है कि बस हम लोग उनको दूर से देखेंगे, हमारे पास अगर स्टेडियम का पास नहीं है तो हम लोग दूर से फोटो खींच लेंगे, बस मेरे साथ चलो। वो बेटी अपनी लाइफ में डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उसका जो सपना है वो उस वक्त चकनाचूर हो जाता है जब भगदड़ भग जाती है। जो 13 साल की दिव्यांशी होती है उसका दम निकलकर उसकी मौत हो जाती है। आखिरकार जिसका एक लड़का होता है प्रज्वल जी, उसके पास में एक फोन पहुंचता है एक पुलिस वाले का। ये 4 जून 2025 की शाम लगभग 5:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था और पूछा जा रहा था, पवित्रा आप बात कर रही हैं? तो वो कहती है कि हाँ मैं पवित्रा बात कर रही हूँ। आपका जो अपना बेटा है आप उसके बारे में कुछ जानती हैं? वो कहती है कि वो तो मेरे घर के अंदर सो रहा है। जैसे ही माँ अंदर जाकर देखती है, उससे कहते हैं कि बात करा दीजिए, लेकिन जब वो बाहर जाकर देखते हैं तो कमरे के अंदर वो था ही नहीं। और पुलिस उसके बाद में बता देते कि वो वहाँ नहीं मिलेगा, आपको हॉस्पिटल आना पड़ेगा, आपको मोर्चरी में आना पड़ेगा और यहाँ आकर आपको देखना पड़ेगा। माँ जब अपने बेटे को देखती है कि धोखे से चुपके से वो वहाँ से निकल कर आया है, क्रिकेट का वो इतना बड़ा दीवाना है और वहाँ से मैं नहीं जानती थी, तो मैं उसको किसी भी कीमत पर यहाँ पर आने नहीं देती। वो लड़का प्रज्वल जो कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते करते वो भी मौत के मुंह में उस काल में समा जाता है। तो दोस्तों जो 18 साल की एक खुशी थी आरसीबी के लिए कि आरसीबी जीत गई है, वो कब मातम में बदल जाती है, कब 11 से बढ़कर संख्या आगे भी हो जाती है और अभी ये भी बताया जा रहा है कि संख्या और भी बढ़ सकती है। तो इसमें सबसे बड़ा जो फॉल्ट है वो कर्नाटक की सरकार का भी बताया जा रहा है, लेकिन कर्नाटक सरकार कह रही है, कर्नाटक की पुलिस कह रही है कि हमने लगातार कोशिश की थी बेंगलुरु के आरसीबी के स्टाफ मेंबर से बात करने की कि इस भीड़ को कम किया जाए, इतने लोगों का जो प्रोग्राम है उसको शिफ्ट कर दिया जाए 4 तारीख के बजाय 8 तारीख को, लेकिन आरसीबी मैनेजमेंट ने नहीं माना और इतनी बड़ी अप्रिय घटना यहाँ पर घट गई। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है? क्या आरसीबी की टीम मैनेजमेंट के ऊपर यहाँ पर केस करना चाहिए या बेंगलुरु पुलिस इस पर कोई एक्शन लेगी? क्या आरसीबी को बैन करना चाहिए? क्या होना चाहिए इसमें? क्योंकि जो जान है वो 11 से 15 लोगों की बताई जा रही है जो गई है। एक ट्रॉफी के लिए 15 लोगों की मौत, वो भी जश्न के लिए, क्या ये जायज है या नहीं? आपकी जो भी राय है कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलता हूँ अनदर वीडियो में। जय हिंद।